हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में कैपिटल स्ट्रक्चर, इसकी सिग्निफिकेंस को समझेंगे और ये देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि कैपिटल स्ट्रक्चर के को इफ़ेक्ट करते हैं। ये सब डिस्कस करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है। इससे खुद ही समझ आ रहा है कि कैपिटल की स्ट्रक्चरिंग की बात हो रही है। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं कि कोई घर है, उसका स्ट्रक्चर है। अब वो घर कैसे बनता है, उसके लिए कौन कौन सा मटेरियल रिक्वायर्ड होगा, तो उन चीज़ों से वो स्ट्रक्चर रेडी होगा। तो इसी तरह हम यहाँ पे कैपिटल की बात कर रहे हैं, क्योंकि बिज़नेस में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ही हमारे पास कैपिटल होगा। और याद रहेगी, हम यहाँ पे वर्किंग कैपिटल की बात नहीं कर रहे, बल्कि परमानेंट कैपिटल की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो वर्किंग कैपिटल है वो तो डे टू डे ऑपरेशंस के लिए होता है, जबकि परमानेंट कैपिटल ओवरऑल प्रोजेक्ट के लिए होता है, जो कि हमेशा आपके बिजनेस को स्ट्रेंथ देता रहता है। और जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो वैसे भी बैलेंस शीट में आप देखते हैं कि कैपिटल में हम क्या क्या इंक्लूड कर रहे होते हैं, जैसे कि डिविडेंड शेयर, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर होगा, तो ये सब लिखते हैं। अब ये सब क्या है, ये कैपिटल के पार्ट्स हैं। तो मतलब कि इन सब से ही सही से मैनेज करना कैपिटल स्ट्रक्चर कहलाता है। कैपिटल स्ट्रक्चर रेफर्स टू द प्रोपोर्शन ऑफ वेरियस लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस यूज्ड इन द टोटल कैपिटल ऑफ अ कंपनी। ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी में टोटल कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट होती है, उसको पाने के लिए लॉन्ग टर्म जो सोर्सेज होते हैं उसके प्रोपोर्शन को ही सही से फिक्स करने को कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं। लॉन्ग टर्म सोर्स यहाँ पे इसलिए यूज़ किया जा रहा है क्योंकि परमानेंट कैपिटल की बात कर रही है ना, तो परमानेंट कैपिटल क्या, वो ओवरऑल प्रोजेक्ट के लिए होगा, तो वो हम लोग लॉन्ग टर्म एज अ यूज़ करेंगे। उसको पाने के लिए लॉन्ग टर्म जो सोर्सेज होते हैं उसके प्रोपोर्शन को ही सही से फिक्स करने को कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं। लॉन्ग टर्म सोर्स यहाँ पे इसलिए यूज़ किया जा रहा है क्योंकि परमानेंट कैपिटल की बात कर रही है ना, तो परमानेंट कैपिटल क्या, वो ओवरऑल प्रोजेक्ट के लिए होगा, तो वो हम लोग लॉन्ग टर्म एज अ यूज़ करेंगे। लॉन्ग टर्म मीन्स कि अगर आपको पता है कि कोई पैसा आप लेना चाह रहे हैं, तो वो आप 20 से 30 साल तक आप इस कैपेबिलिटी में हो जाएंगे कि वो आप वापस कर देंगे। तो आप शॉर्ट टर्म के लिए नहीं लेना चाहेंगे, मींस के 6 मंथ में वापस नहीं कर देंगे। जाहिर बात है कि आप ऐसी जगह से लेंगे या फिर ऐसे बैंक से लेंगे, इंस्टीट्यूशन होगा जो आपको ये कैपेबिलिटी दे कि आप 15 से साल तक या 20 साल तक आप उसको वापस कर दें। तो यहाँ पे भी जो कैपिटल लेना है वो लॉन्ग टर्म लेना है, और कहाँ से लेके और किसका कितना प्रोपोर्शन होगा, तो यही हमारे पास कैपिटल स्ट्रक्चर है। These long-term sources include equity share capital, preference share capital, debentures, long-term debt and reserves and surplus. लॉन्ग टर्म फाइनेंस के सोर्सेज में हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल आ जाता है, डिबेंचर्स आ जाते हैं, प्रेफरेंस शेयर आ जाता है, और लॉन्ग टर्म डेट और रिजर्व्स एंड सरप्लस शामिल होते हैं। हर कंपनी अपनी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ज़रूरतें पूरी करने के लिए इन सोर्सेज को मुख्तलिफ प्रोपोर्शन में यूज़ करती है। The main objective of capital structure is to select an optimum mix of debt and equity that helps in maximizing the market value of the firm. कैपिटल स्ट्रक्चर का मेन ऑब्जेक्टिव हमारे पास क्या होता है कि डेट और इक्विटी का एक ऐसा बेहतरीन मिक्स सेलेक्ट किया जाए जो कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो। ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर वो होता है कि जिसमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमम और जो फर्म की मार्केट वैल्यू है वो मैक्सिमम होती है। सिंपल लफ्ज़ों में अच्छा कैपिटल स्ट्रक्चर कंपनी की ग्रोथ में मदद कर रहा होता है, जिससे शेयर होल्डर्स की वेल्थ भी इंक्रीज़ हो रही होती है, कंपनी भी ग्रो कर रही होती है। तो अगर हम लोग ओवरऑल समझेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, तो कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि कंपनी एक तो लॉन्ग टर्म फंड्स का अरेंजमेंट किस तरह से करती है, यानी कि इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर्स और लॉन्ग टर्म डेट का किस रेशो में यूज़ करती है। और हर कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि वो ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर चूज़ करे जो कि कंपनी की वैल्यू को मैक्सिमाइज करे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मेजर सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस। द मेजर सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस अंडर कैपिटल स्ट्रक्चर आर प्रोप्राइटर फंड, हमारे पास इक्विटी होता है, और बोरोवर्ड फंड जो कि डेट में आएगा हमारे पास। अब कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर लॉन्ग टर्म फाइनेंस के दो ही मेजर सोर्सेज होते हैं। पहला है प्रोप्राइटर फंड्स। इक्विटी इंक्लूड इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस रिटेन्ड अर्निंग्स। पहला हमारे पास होता है प्रोप्राइटर फंड, जिसे हम इक्विटी कहते हैं, जिसमें शेयर्स और रिटेन्ड अर्निंग शामिल होते हैं। अब प्रोप्राइटर फंड में जब हम पैसा लाएंगे तो हम कहाँ से लाएंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल से ले आएंगे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से लाएंगे, या फिर रिजर्व्स एंड सरप्लस के थ्रू लाएंगे। तो यहाँ से कैपिटल आया। अब दूसरा हमारे पास है बोरोड फंड, डेट।
Borrowed fund consist of long-term loans and debentures obtained from financial institutions and other sources. यानी कि लॉन्ग टर्म लोन्स और डेट जो कंपनी इंस्टीट्यूशन से लेती है, मतलब कि उधार लेना हमारे पास लोन होता है। तो लोन कैसे आएगा? कोई बॉन्ड्स इशू किए होंगे या किसी इंस्टीट्यूशन से लोन लिया होगा, जैसे बैंक, डिबेंचर इशू किया होंगे, या ये सब बोरोड फंड में आएगा। जो भी आप कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं, तो मतलब कि वो इन दो चीज़ों से मिलकर बनेगा, या होगा प्रोप्राइटर फंड्स आप यूज़ करेंगे या फिर बोरोड फंड। नेक्स्ट हमारे पास है एक, हम एग्जांपल ले लेते हैं कि एक कंपनी है, सपोज XYZ, 100 लाख की कैपिटल है, हमने वो कंप्लीट करनी है। तो मान लेते हैं कि हमने 40% जो है वो डेट से ले लिया है, 10% प्रेफरेंस शेयर से ले लिया है एंड 50% इक्विटी हमने से ले लिया है। मतलब कि 40 लाख लॉन्ग टर्म बॉन्ड से हम लोग कलेक्ट कर लेंगे, 10% हम लोग 10 लाख प्रेफरेंस शेयर से और 50 लाख जो है इक्विटी से हम लोग ले लेंगे। हम लोगों ने बॉन्ड्स, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी इसको हम लोगों ने इंक्लूड कर लिया है। अब हम सिग्निफिकेंस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास, कैपिटल स्ट्रक्चर हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द लेवल ऑफ फाइनेंशियल रिस्क अंडरटेकन बाय द फर्म। सबसे पहली बात ये कि कैपिटल स्ट्रक्चर ये डिसाइड करता है कि कंपनी कितना फाइनेंशियल रिस्क ले रही है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई कंपनी ज़्यादा डेट यूज़ करेगी तो उसका रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि उसे इंटरेस्ट और लोन रीपेमेंट हर हाल में करनी होती है। लेकिन अगर किसी कंपनी की इक्विटी ज़्यादा हो तो रिस्क कंपैरेटिवली कम हो जाता है। सेकेंड हमारे पास है, अ प्रॉपर कैपिटल स्ट्रक्चर अवॉइड्स ओवर कैपिटलाइजेशन एंड अंडर कैपिटलाइजेशन। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्रॉपर कैपिटल स्ट्रक्चर ओवर कैपिटलाइजेशन और अंडर कैपिटलाइजेशन से बचाता है। ओवर कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है कंपनी ने ज़रूरत से ज़्यादा फंड्स रेज कर लिए हैं, जबकि अंडर कैपिटलाइजेशन में फंड्स कम होते हैं, जिससे ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। It plays an important role in determining the overall cost of the capital of the firm। तीसरी बात हमारे पास ये है कि कैपिटल स्ट्रक्चर फर्म के ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को डिटरमाइन करता है। जैसे डेट सस्ती होती है क्योंकि उस पर टैक्स बेनिफिट मिलता है। हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि डेट सस्ती होती है क्योंकि उस पर टैक्स बेनिफिट मिलता है, जबकि इक्विटी हमारे पास महंगी होती है। इसलिए डेट और इक्विटी का सही मिक्स ही कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कंट्रोल करता है। एन ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर मैक्सिमाइजेस शेयर होल्डर्स वेल्थ वाइल मिनिमाइजिंग द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। फोर्थ पॉइंट हमारे पास ये है कि ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करता है, जबकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल को मिनिमाइज कर रहा होता है। जब कंपनी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगा और परफॉर्मेंस बेटर होती है तो नेचुरली शेयर प्राइस इंक्रीज होता है, तो शेयर होल्डर्स के लिए फ़ायदा होता है। कैपिटल स्ट्रक्चर अफेक्ट्स द लिक्विडिटी एंड फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द फर्म। कैपिटल स्ट्रक्चर कंपनी की लिक्विडिटी और फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी को भी अफेक्ट करता है, मतलब कि ज़्यादा डेट होने की वजह से कंपनी पर रेगुलर पेमेंट का प्रेशर होता है, जबकि बैलेंस कैपिटल स्ट्रक्चर कंपनी को फ्यूचर में इजीली फंड्स रेज करने का ऑप्शन हमें दे रहा होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर के डिसीजन कंपनी के लिए बहुत क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक होते हैं। इसीलिए हर कंपनी का गोल होता है कि वो ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर यूज़ करे जो कि रिस्क और रिटर्न दोनों का बैलेंस होगा। अब हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, मतलब कि वो चीज़ें डिसाइड करती है कि कंपनी डेट या ज़्यादा यूज़ करे या फिर इक्विटी। सबसे पहला हमारे पास फैक्टर है नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। लार्ज एंड स्टेबल फर्म्स कैन यूज़ मोर डेट वाइल स्मॉल और रिस्की बिजनेसेस रिलाई मोर ऑन इक्विटी। मतलब कि लार्ज या फिर वेल एस्टेब्लिश जो कंपनीज होती हैं, जैसे कि ये ज़्यादातर डेट यूज़ कर सकते हैं क्योंकि उनकी इनकम जो है वो स्टेबल होती है, जबकि छोटी या फिर रिस्की बिजनेसेस जो होते हैं जैसे कि स्टार्टअप या IT कंपनीज ज़्यादातर इक्विटी पर डिपेंड करती है क्योंकि उनके जो प्रॉफिट होते हैं वो स्टेबल नहीं होते हैं। सेकेंड हमारे पास है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कंपनीज प्रेफर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस विद अ लोअर कॉस्ट टू रिड्यूस ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब ये है कि हर कंपनी चाह रही होती है कि वो सस्ता सोर्स ऑफ फाइनेंस यूज़ करे, जैसे कि डेट अक्सर इक्विटी से सस्ती होती है, इसलिए कंपनी डेट प्रेफर कर रही होती है, लेकिन सिर्फ उस हद तक जहाँ रिस्क कंट्रोल में रहे।
थर्ड हमारे पास फैक्टर है कंट्रोल। इशूइंग इक्विटी में डायल्यूट ओनरशिप कंट्रोल वेयर एज डेट डज नॉट इफेक्ट कंट्रोल। जब कंपनी इक्विटी इशू करती है तो ओनरशिप जो है वो स्प्रेड हो जाती है और ओनर्स का कंट्रोल डाइल्यूट हो सकता है, जबकि डेट लेने से कंट्रोल इफेक्ट नहीं होता क्योंकि लेंडर्स कंपनी के ओनर्स नहीं बनते। अब हम बात करते हैं कैपिटल मार्केट कंडीशंस की। फेवरेबल मार्केट कंडीशन मेक इट ईजियर टू रेज इक्विटी और डेट एट लोअर कॉस्ट। अगर स्टॉक का मार्केट स्ट्रॉन्ग हो और शेयर्स प्राइस हाई हो तो कंपनीज के लिए इक्विटी इशू करना इजी होता है, लेकिन अगर मार्केट डाउन चली जाए तो कंपनीज डेट को ज़्यादा प्रेफर करती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है टैक्स पोजीशन। इंटरेस्ट ऑन डेट इज टैक्स डिडक्टेबल विच मेक्स डेट अ चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस। डेट का एक बड़ा फ़ायदा ये होता है कि इंटरेस्ट जो है वो टैक्स डिडक्टेबल होता है, जिससे कंपनी का टैक्स बर्डन कम हो जाता है। इसीलिए डेट को अक्सर चीप सोर्स ऑफ फाइनेंस माना जाता है। और लास्ट फैक्टर हमारे पास ये है लीगल रिक्वायरमेंट। कंपनीज मस्ट फॉलो लीगल एंड रेगुलेटरी रूल्स वाइल डिसाइडिंग देयर कैपिटल स्ट्रक्चर। हर कंट्री में कंपनीज को कुछ लॉज और रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं, जैसे कि डेट लिमिट, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट या SECP के रूल्स। इसीलिए कंपनी अपना कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करते वक्त लीगल बाउंड्रीज को इग्नोर नहीं कर सकती। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरीज को डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।